ओके स्टूडेंट्स, जो IUPAC हो सकती थी हमने कर ली है ना। अब बाकी साथ के साथ जैसे जैसे आती जाएंगी चलती जाएंगी, वरना IUPAC क्लास कभी खत्म ही नहीं होगी, है ना। तो हम लोग अपना चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स करेंगे। बड़े दुख के साथ मुझे मिटाना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों ने लिखा है, बट हाँ कोर्स अच्छे थे। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है कि जब आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तब जाके सक्सेसफुल होते हैं, है ना। और बैठे बैठे अगर आपको सारी चीज़ मिल जाती तो आप सक्सेसफुल होने के चांस ही कम होते हैं, क्योंकि आपने मेहनत तो करी नहीं है। द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल नॉट योर ओपिनियन। मतलब कहने का मतलब वही है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, राइट। और रिलैक्स, एंजॉय एंड स्टडी। ओके कर लो, फिर मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेगा, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। और बाकी जो स्टडी चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इतने पूरा बोर्ड की तुमने वोट लगा दी है, इतनी मेहनत से बनाता रहो। बेटा बेटा मेहनत, यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। इतनी मेहनत करते हो तब जाके एक सक्सेसफुल करते हो। तुमने खुद नोट लिखा था यहाँ पे, है ना। तो अब तुम दोबारा से मेहनत करने के तैयार हो जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, वो कैमरे में आ ही नहीं रहा, जो ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है आवर प्रॉब्लम इज दैट वी थिंक मोर एंड डू लेस। जब तक करोगे नहीं तो कुछ होना तो है नहीं, है ना। बहुत करने के बाद हम होते हैं, मतलब कहने का मतलब है बहुत करते हैं पापा। हाँ चलिए, मतलब तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ करते हैं तब जाके तुम सक्सेसफुल होते, ये कहना चाह रहा हूँ। तुम लोग गलत सोचते हो। नहीं भैया, वही सोच रहा था ना, मैं तो हंसता रहता हूँ, हंसमुख चेहरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक से। ओके, सो जनरल इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हम लोग देख चुके थे। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, CCl4, बट वो भी ऑर्गेनिक है ना। सो डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है वो काफ़ी मतलब सिंपल टर्म्स में तो ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस डेफिनेशन में। लेकिन अब हम लोग आगे चलेंगे, तो आज हमारे पास आएगा जनरल इंट्रोडक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिकल्स जितने भी आप लोगों के सामने हैं, फ्यूल है, परफ्यूम है, डाई है, सब ऑर्गेनिक केमिकल्स, सारे के सारे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करेंगे, राइट। शुरुआत इसकी जो की थी वो किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए। एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस, जो स्वीडिश साइंटिस्ट था, और उसने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। कौन सी कहा? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोला था उसने? उसने कहा भैया वाइटल फोर्स थ्योरी एक ऐसी फोर्स इस नेचर में एग्जिस्ट करती है जो अपने आप ही रिएक्शन कर देती है। वाइटल मतलब नेचर की, वाइटल फोर्स मतलब नेचर में एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से रिएक्शन अपने आप होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी फोर्स से बनते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट थे वूलर, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा थू, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो उन्होंने कहा कुछ करके दिखा, तो उसने कहा करके दिखाते हैं। तो देखो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है अमोनियम साइनेट को हीट किया और यूरिया बना दिया। तो अमोनियम साइनेट से आप लोगों को यूरिया जब उन्होंने बनाया तो यहाँ से क्या दिख गया कि हाँ भैया ये जो काम हो रहे हैं ना, ये काम हम करते हैं, कोई नेचर का फोर्स नहीं है। हीट मतलब उन्होंने अपने आप एक एक्सटर्नल फोर्स दी ना, ये चीज़ उन्होंने बताई। बाकी सारा थ्योरी और बाकी कुछ है। एसिटिक एसिड किसने बनाया था? सबसे पहले कोल्वे साहब ने, और मीथेन बेरेथलॉट ने बनाया था। कैसे बनाया था, क्या बनाया था, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जब आगे आगे रिएक्शन देखते जाएंगे, प्रिपरेशन वगैरह में सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे कराता जाऊँगा। अभी जो है साफ आते हैं टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, यानी कि शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोल रहा है? टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। देखिए अगर मैं टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन की बात करता हूँ तो इसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा बार, और एक बार आज और डिटेल में डीप में मैं आपको करा दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन का मतलब है कार्बन की 4 वैलेंसी है, राइट। कार्बन की अगर 4 वैलेंसी हैं तो ये अपनी 4 वैलेंसी कई तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। एक तरीका है जब कार्बन के पास चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। दूसरा तरीका है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, और इस तरीके से आप लोगों के कुछ कंपाउंड बने हुए हैं। तीसरा तरीका ये भी है कि जब आप लोगों के पास कुछ इस तरीके के बॉन्ड बने हुए हैं और आप लोग अपना काम आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर आप हर जगह देखोगे तो कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है। कौन सा वाला? हाँ बेटा बिल्कुल, कौन सा वाला गलत है? कौन सा? कौन सा? आपको दिख नहीं रहा? सही दिख नहीं रहा ना? सही है ना सब? ठीक तो है, सही दिख रहा है, हाँ बड़े दिख रहा है। तो कार्बन की चारों जगह, तीनों जगह हमारे पास क्या है, इनकी बेटा वैलेंसी सेटिस्फाइड है, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ, ये वाले भैया जी बना देते हैं, इतनी नाराज कर रहे हो है ना। हाँ आप देखो बेटा, आप लोगों को एक चीज सिखाई गई थी, हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर 4 में आपसे कहता था इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है अगर हम लोगों को कहा जाए तो हर किसी में अलग अलग है। बनती कैसे है एक बार रिकैप करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p2 यही होता है बेटा। अब होता क्या है कि आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन में 1s तो पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पार्ट करते हैं। 2s2 की बात करूंगा तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से आएगा। 2s2 का मतलब ये हो गया और 2p2 का मतलब ये हो गया। लेकिन जब भी ये सिंगल बॉन्ड बनाता है तो होता कुछ ऐसा है बेटा कि ये कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड है ये उड़कर यहाँ आ जाता है और ये यहाँ पर उड़ने की वजह से एक बॉन्ड ऐसे आ जाता है और जब ये कंपाउंड यहाँ पर इस तरीके से आता है तो दूसरा एक और कार्बन होगा। भाई एक और कार्बन का ऐसे आएगा, एक और कार्बन का यहाँ पे आएगा, तो ये वाला कार्बन यहाँ पे घुस जाएगा, ऐसे 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 करके बॉन्ड बनाएगा। तो कुल मिला के ये क्या बनाएगा, एक S के साथ और 3 P के साथ, एक S के साथ और 3 P के साथ बनाएगा और इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। ये पूरा डिटेल है मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 राइट और उसकी वीडियो नंबर 4 ध्यान से देख लेना। जिसे ना देखियो तो मैं पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऐसी आई थी राइट। अब अगर आपको याद हो तो आप लोगों के सामने ये आपके पास आया करता था p ऑर्बिटल, याद है। p ऑर्बिटल का पॉजिटिव s ऑर्बिटल के स्फेरिकल के साथ जब बॉन्ड बना था तो ये s और p के बीच में हमारे पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हुआ करती थी और उसी की मदद से हम लोग बॉन्डिंग दिखाया करते थे। ये आपके पास sp बॉन्डिंग हो जाती थी राइट। याद करो जब मैंने लॉलीपॉप वाला एग्जांपल दिया था, सेम फेज वाले आपके पास बॉन्ड बनाएंगे, आउट ऑफ फेज वाले आपके पास बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये सारी कहानी हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बेस पे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप। एक होती है sp कार्बन की, एक होती है sp2 और एक होती है sp3। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को अब sp sp2 और sp3 का पूरा डिटेल तो ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा। एक बार देख लेना, ना आए समझ तो पूछ लेना, ठीक है। तो अब मैं बस यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ जो आपके सामने यहाँ पर है कि कंपाउंड में आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं, कैसे क्या होते हैं, कितने क्या कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो आज पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। क्या पूछा जाएगा, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करने के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा 2 पाई होता है। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन अबव और बिलो द प्लेन होते हैं। अगर आपको याद हो कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड हुआ करते थे उसमें हमारे पास ये तो S और P के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना करता था और ये इस तरीके से हमारे पास सेम ऑर्बिटल वाले बॉन्ड बना करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास PP की बॉन्डिंग होगी, ये अबव द प्लेन हो सकता है, बिलो द प्लेन हो सकता है। ये पाई बॉन्ड की पहचान थी राइट। अब px py और pz, तो ये px px के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये मान लो py py के बन रहा है, तो अगला जो बॉन्ड बनेगा वो pz pz का कुछ इस तरीके से आता था, ये याद आ रहा है। तो इसके बीच में इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता था, ये 3 बॉन्ड बनते। ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा तो फिर भी है और ये 2 पाई के बॉन्ड बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको बताया था साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, जैसे ये बॉन्ड है ये बॉन्ड है, इसके बीच में यहाँ पे अगर डंडा आ जाएगा तो ये चीज आपस में आराम से घूमने लगेगी, इसलिए सिग्मा बॉन्ड आर फ्री टू रोटेट। लेकिन पाई बॉन्ड इसके बीच में, और यहाँ पे आप कील लगा दो यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये ऐसे घूम तो नहीं पाएंगे, दे आर नॉट फ्री टू रोटेट राइट। तो ये हमारे पास आपसे पूछा जाता है किस तरीके की डिफरेंसेस क्या रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड है ना। अब आप लोगों को एक चीज जो हम बताने जा रहे हैं वो क्या है, एक तो ये चीज समझ में आ गई तो याद रिकैप कराना था, इसको देखते हैं। एक तो आप इसको याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड मतलब कितना क्या, एक इसको आप याद रखिए, एक इसको याद रखिए, इतना रख सकते हैं हम लोग, सिंपल सी बात। अब अगली चीज आपके पास, आप लोगों को हमेशा क्या काउंट करना चाहिए,
काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द कंपाउंड टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है तो आपको क्या काउंट करना है, उसके सिग्मा बॉन्ड। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, उससे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक का थ्योरेटिकल पोर्शन था। जैसे कि आप लोगों की मर्जी है कितने ही कार्बन आप लोग बना दो, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बना दो, इतनी लंबी चेन तुम बना सकते हो, मुझे समझ। आपको कहेगा इस कार्बन में आप लोग बताइए कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। क्या बोलेगा, काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। और दूसरा कहेगा यहां से लेकर यहां तक के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बता दो। वैसे मैं अभी इसको मिटा देता हूँ, रीजन है इसके पीछे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइब्रिडाइजेशन आप बता दीजिए। 3 सिग्मा 4 सिग्मा ऐसे, हाँ ऐसे 3 सिग्मा भैया को दिख रहे हैं, पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, इसमें कम से कम 15 से ऊपर ही सिग्मा होंगे, है ना। हाँ है। अच्छा तो गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, उल्टा हो गया। अभी देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं इस कार्बन पे अगर ऐसा कंपाउंड दे रखा है, उसने कह दिया C3 कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, तो बेटा आप लोगों को उस कार्बन को खोलकर सारी वैलेंसी सेटिस्फाई करिए। जैसे कि इस कार्बन पे एक बॉन्ड है तो इस कार्बन पे आएंगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो इस पे आएंगे 2 हाइड्रोजन, ये सेटिस्फाइड है, ये वाला भी सेटिस्फाइड है, 3 और 1 4, देखो इसके 3 और 1 4, इसके भी 3 और 1 4, इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, इसके 3 है, इसका 1 बनेगा, इसका 3 है, इसका भी 1, इसको 2 दे दो भैया जी को, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 3 दे दो। तो कुल मिलाकर ये कहानी तो आप लोग कर लेंगे। यहाँ तक तो मजा आ रहा है, आराम से होता जा रहा है, इससे अच्छी तो एबीसीडी कुछ मिलेगी नहीं ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी यही है। आइए अब देखते हैं, काउंटिंग सीखनी है। पहले सब जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं वो सारे सिग्मा, क्या बोला मैंने, जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं सारे सिग्मा, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा है, डबल बॉन्ड सिग्मा तो एक ही है, जितने बॉन्ड गिन सकते हो गिन लो, बस डबल मत गिनना, एक तरह शुरू करना, तरीके से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 तो इसमें आ गए सिग्मा बॉन्ड। अब हम लोग पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। 3 पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो 2 तो मुझे इसी में दिख रहे हैं, ओके। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इसमें, 1 पाई बॉन्ड इसमें, हर बार अलग अलग आंसर देता है बेटा, है 4 पाई बॉन्ड। तो इस कंपाउंड में 26 सिग्मा है और 4 पाई बॉन्ड है। इतना समझ में आता है, लल्लू सी बातें हैं और आराम से कर लोगे, राइट। अब आती है बात हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको हिंट दे रखी है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की तरफ ध्यान देना है। अगर आपने सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp बनेगी, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगी, 4 सिग्मा बॉन्ड से आपकी sp3 बनेगी। आइए अब आपके सामने कार्बन के नंबर कर देते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको 1 से लेकर 11 तक के सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब ये लग रहा होगा पता नहीं 1 से 11 कार्बन कितना टाइम लगेगा, आधा मिनट नहीं लगेगा, देख के बता दोगे। हर एक कार्बन को बताना है मुश्किल से 5 सेकंड। कैसे, इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 सिग्मा से इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1 2 3, कहाँ 5 दिख रहे, इससे कुछ और ही दिखता है, इसे दुनिया से मतलब ही नहीं है बेटा, सूखे नशे कम करा कर। यहाँ पर देखो 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा है ना, डबल बॉन्ड है बेटा, तो इसमें 3 है, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2, क्योंकि 3 सिग्मा से sp2। इसमें देखो, इसमें भी 3 सिग्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आपके पास क्या आएगी, sp2। इसकी क्या आएगी, यहाँ पर आपके पास sp3, देखो 1 2 3 4 सिग्मा। इसके पास देखो 1 सिग्मा, क्योंकि डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं,
एक सिग्मा होता है ना डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है सिर्फ आप। 1 2 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp2, इसकी कितनी आ जाएगी sp2। कार्बन नंबर 7 की कितनी आएगी sp3, कार्बन नंबर 8 की कितनी आएगी sp, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा और एक सिग्मा, तो 8 वाले कार्बन की sp, इस वाले कार्बन की sp, इस वाले कार्बन की शाबाश, और फर्स्ट वाले कार्बन की sp3। sp4 कौन सा बोल रहा है? हाँ 3 ज्यादा नहीं है, p में 4 होते नहीं है कभी भी जिंदगी में। ये चीज समझ में आ गया है ना। अब देखो, मेरे पास आज से कुछ साल पहले एक बच्चा आया, मैंने कहा बेटा बताओ क्या समझ में आया? कह रहा सर सब समझ में आ गया। मैंने क्या समझ में आया? कि सर जहां सिंगल बॉन्ड आए वहां sp3, जहां डबल बॉन्ड आए वहां sp2, और जहां ट्रिपल बॉन्ड आए वहां sp। मैंने भी थोड़ी देर देखा, मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है। देखो सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp, ट्रिपल बॉन्ड sp। बहुत बढ़िया यार, क्या देखा ना सर, बहुत पढ़ा लिखा हूं। मैंने कहा हाँ बेटा देखो सही बात कह रहा है। फिर एक काम कर, मैंने सही कहा, तो मैंने कहा एक काम कर बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन और कर दे। उसने कहा ठीक है सर, ये लो। तो उसने पहले तो हाइड्रोजन वाला पता नहीं क्या क्या बैलेंस करे, और देखा कुछ नहीं उसने, ना आए देखा ना बाएं देखा। उसने क्या कहा? सर जय माता दी, कोई टेंशन नहीं है। और इसने कहा कि सर सिंगल मतलब sp3, सर डबल मतलब sp2, सर डबल मतलब sp2, सर डबल मतलब sp2, और सर सिंगल मतलब sp3। मैंने कहा वाह बेटा, बात तो जो तूने यहां से निकाली उस हिसाब से सही है, लेकिन बेटा अगर ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्यूमुलेशन बोलते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है क्यूमुलेशन कंपाउंड, राइट। ऐसी चीजें गलत है, मतलब जो आप तरीका बना रहे हो गलत है। जो मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, तो आइए देखते हैं। इसका sp3 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2 3 सिग्मा, sp2 ठीक था, लेकिन इस कार्बन पे देखो एक सिग्मा एक सिग्मा, तो भैया सिग्मा बॉन्ड काउंट करके चलेंगे तो आप कभी नहीं फंसेंगे। अगर एग्जामिनर चालाक हुआ तो वो ये खेल खेल जाएगा और आपका खेल गलत कर देगा। इसलिए आप अपना खेल मत खेलना, जो मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीख लो, ठीक है। ये sp2 ठीक है, ठीक है। तो जहां पे भी 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ गए, वहां पे आप लोगों का ये सर सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, डबल बॉन्ड मतलब sp2, कहानी गलत हो जाएगी। तो ये चीज आप लोगों के सामने पूछी जाती है। आई होप आप लोगों को शेप सबकी याद रही होगी। sp की शेप आप लोगों के सामने लीनियर हुआ करती थी, sp2 की शेप आप लोगों के सामने ट्राइगोनल प्लेनर हुआ करती थी, और sp3 की शेप आप लोगों के सामने टेट्राहेड्रल हुआ करती थी, राइट। ये सारी चीजें आप लोगों को आई होप याद रहेंगी। अब आते हैं हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। क्या बोला मैंने? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। बेटा आप लोगों से पूछा जाएगा कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसमें कितना एसिडिक कैरेक्टर है, तो आप लोगों को याद रखना है मोर द S percentage in a compound, more is its S character। सर कुछ भी पहले नहीं पढ़ा अंग्रेजी में, क्या बक दिया आपने? बेटा मैं कह रहा हूं more the S character in a compound, more is its acidic nature। यहां पर देखिए S और P है, ये पूरी 100% चीज ऑक्यूपाई कर रहे हैं S और P मिलाकर, तो S का शेयर कितना है इसमें? 50% है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर sp2 तीन लोग मिलकर 100% कर रहे हैं, तो S का शेयर कितना है यहाँ पर? 33.3333 समथिंग। तो S का शेयर आपके पास 33.33। sp3 यहाँ पर आप देखोगे तो 25% ही S का शेयर आ रहा है, और 25% शेयर आने की वजह से आप लोगों के पास इनका परसेंटेज S कैरेक्टर अगर पूछा जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा, हाँ वो अलग चीज है, डी वाला ऑर्बिटल आएगा तो हमारे पास उस 20 के हिसाब से हो जाएगा, sp3 आएगा तो S का 20% हो जाएगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीजें दी गई हैं, उसके हिसाब से आप लोग निकाल लेंगे। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? नंबर 1 पे sp, नंबर 2 पे sp2, नंबर 3 पे sp3। वैसे अगर मैं उस बच्चे की बात को याद करता हूं
कि सर ट्रिपल बॉन्ड वाले sp, तो कुछ ना कुछ तो बात अब बच्चे बोला है, अब बच्चों की बात में कहीं मना तो करता नहीं। मैंने कहा ठीक है बेटा, तूने मेरे को कुछ बात बताई है, मैं तेरे को कुछ बात बताता हूँ। क्या कि तूने मुझे कहा था ट्रिपल बॉन्ड वाले sp, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड हमारे पास कौन से होते हैं? एल्काइंस। तो मैंने कहा बेटा तू ऐसे याद रख ले, एल्काइंस में जब 50% एस कैरेक्टर आता है तो दे आर मोस्ट एसिडिक अमंग एल्कीन्स और एल्केन्स। तो ये कहानी हम लोगों के पास उस बच्चे की जुबानी और मेरी जुबानी मैंने आप लोगों के सामने सुनानी है, तो ये सुना दी है मैंने, ठीक है। एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस में अगर आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता है तो घर पे जाओ और छोटा भीम देखो पोगो पे, ठीक है। हाँ, और इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा, मतलब कोई ऐसे सुन रहा है उसमें क्या बताएंगे सर, अरे बता चुका मैं हैं। मेरी वीडियो क्यों देखो, अभी शर्म नहीं आ रही तो मैं ये भी वीडियो देखनी पड़ेगी, एल्केन एल्कीन की भी है। मतलब ये बताऊं तो सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, वाह। वो देखो फिर छोटा भीम और चुटकी का वो देखो तुम, हाँ बस, और क्या। चलिए अब हमारे पास आते हैं अगले पेज पर। बेटा पहला पेज में हमारे पास इतना ही है। अच्छा, एक जो है बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है, मैं आपको बता देता हूँ, सुनो क्या होता है बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन का मतलब। सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास जैसे बॉन्ड ऐसे होते हैं, ध्यान सुनिएगा एक बार, बहुत अच्छी चीज है। सिग्मा बॉन्ड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, दे आर फ्री टू मूव। पाई बॉन्ड में ये जो बॉन्ड है तोड़ना मुश्किल हो जाता है, पाई बॉन्ड में बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और जब ये बॉन्ड टूटता है ना तो तुरंत इस तरीके से कुछ बन जाएगा अलग कंपाउंड। मतलब ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से, पाई बॉन्ड टूट गया तो एनर्जी ज्यादा लगी, बट तोड़ तो सकते हैं, माना इस ने तोड़ दिया। अब यहाँ पर मान के चलो एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो दे आर वेरी प्रोन टू अटैक। अब बॉन्ड टूट गया ना तो कोई भी दूसरा बंदा आके इस पर अटैक कर सकता है, समझ में आ रही है। तो सी बॉन्ड के डबल बॉन्ड जब होते हैं, सीसी के कौन से बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं, तो उन्हें तोड़ने के बाद नया कंपाउंड आता है, और जब इनको रोटेट कराना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और रोटेट अगर हम लोग कराएंगे और बॉन्ड रहेगा तो नया कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ तो एक बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक पाई और एक पाई इधर से और आ जाएगा। अब मैं तुम्हें मतलब वो अलग प्लेन में बनता है, 3D प्लेन में वो ऐसे बनेगा, मतलब मान के चलो ना। अब जब ये रोटेशन करते हैं तो ये पूरा ऐसे ही घूमते हैं, ये पूरा ऐसे घूमते। देखो उसके केस में क्या था, उसके केस में ऐसे नहीं घूम रहे थे, उसके केस में उन्हें ऐसे घूमना था और ऐसे घूम नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड फिक्स हो गए थे, इसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड फिक्स हो गए तो ऐसे घूम नहीं पा रहे। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का केस क्या है, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड। पूरा डिटेल में तो भाई 3D तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इन्हें घूमना ऐसे है तो ये आराम से घूम लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड फ्री स्पेस में। और ऐसे घूमने की वजह से जब वो रोटेट करते हैं कोई नया प्रोडक्ट बनेगा क्या, कुछ नहीं बनता हलवारी। लेकिन जब ये वाले बॉन्ड ऐसे टूटे तो नया प्रोडक्ट बना, हाँ, तो क्या प्रोन टू अटैक हो गए। तो इसलिए जनरली सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो देखे गए, देखे बता देते हैं हम लोग, ये है ट्रिपल बॉन्ड लिखने के, बट तुम्हें जो याद रखना है कौन से हैं, डबल बॉन्ड वाले जनरली दे आर प्रोन टू अटैक, और जब भी वो रोटेट करेंगे तो जनरली दे आर फॉर्मिंग द न्यू प्रोडक्ट। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाले नए प्रोडक्ट नहीं बनाते, ठीक है। तो ये दिया है रोटेशन ऑफ वन फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। और विच स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों से पूछा है, तो हाइब्रिडाइजेशन का स्टेट अब आप लोग लिख सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मेरे हिसाब से इस टॉपिक में मुझे समय व्यतीत नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग सारे कंडेंस, बॉन्ड लाइन, सारी नॉमेनक्लेचर हम लोग देख चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर आगे चलते थे, पढ़ लेना, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी आप मेरे से पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या बोला है इसने, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। शैल आई रिपीट ऑफ, ओके। सो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में अब चाहिए तो मेरे को 3D, लेकिन ऑब्वियसली बात है मेरे पास 3D तो है नहीं, तो भैया कुछ काम आपको चलाना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि जो सर कह रहे हैं वो परम सत्य है, ठीक है। एक सत्य होता है, एक परम सत्य होता है, ठीक है। तो आपको मानना है कि सर जो आप बोल रहे हो वो सत्य, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, 4 टेट्रा वैलेंसी होती है। इस टेट्रा वैलेंसी में आप लोगों के पास 3D रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ऐसे करके दिखाएंगे कि ये मेरे पास क्या है, कार्बन। क्या है बेटा मेरे पास, कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी सेटिस्फाई करनी है मैंने, 4। तो इसका जो पहला बॉन्ड बनेगा वो ये बन रहा है H, राइट। दूसरा बॉन्ड जो बन रहा है वो ये बन रहा है H, मतलब बॉन्ड H मत लिखो, बस आप ये लिख लो कि 2 बॉन्ड हो गए। मुझे नहीं पता ना H लगे कुछ भी लग सकता है, राइट।
अब ये तो हो गए दो बॉन्ड जो कि बोर्ड पर लाई कर रहे हैं, यानी कि कहां पर लाई कर रहे हैं, बोर्ड पर लाई कर रहे हैं, और एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है। इमेजिन करो ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है। ऐसे बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं बेटा, किससे दिखाएंगे, सॉलिड वेज। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, सॉलिड वेज। ये वाला जो बॉन्ड आपको दिखाई देगा ये आपके पास होता है सॉलिड वेज। क्या होता है, सॉलिड वेज बॉन्ड। अब ये जो सॉलिड वाला वेज बॉन्ड है इसको ऐसे मत समझना, ये कहां आ रहा है, तुम्हारी तरफ, यानी कि सॉलिड वेज बॉन्ड आप लोगों का टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आता है। अभी तो मैं ऑब्जर्वर थोड़ी हूं, ऑब्जर्वर तो आप लोग हैं। इस कार्बन को देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड कहां पे आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जो कि सॉलिड वेज होता है। अभी बच रहा है चौथा बॉन्ड। चौथा बॉन्ड आप लोगों के पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों के पास ये थोड़े से जो फोन वाले बच्चे हैं थोड़ा ध्यान दे, हाँ यहाँ पे ध्यान देने, जो आपके पास वेज बॉन्ड है उसका दूसरा फॉर्म ये होता है, एक होता है सॉलिड वेज, एक होता है डैश्ड वेज। कौन सा होता है, डैश्ड वेज। बेटा ये जो डैश्ड वेज वाला बॉन्ड है इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब तुम कहोगे सर अवे का मतलब, मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो इसका बॉन्ड इस बोर्ड के पीछे वो जा रहा, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, हाँ मैं तो उसका दिख गया वो बराबर हो जा रहा, ठीक है, इसको नहीं दिख रहा जाके देख लेना कर क्या रहा है वो, चुप के देख रहा है, कोई मिल जाए तो बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक बॉन्ड ये आ रहा और एक बॉन्ड इसके पीछे जा रहा है, सही है ना भाई, तू ठीक है, मस्त है, आवाज तो नहीं आएगी, अरे वो तेरे को नहीं देगा, मेरे कान बोल के ही आया है, कह रहा है बॉन्ड बनवाने हो तो आ जाना। तो कहने का मतलब, जाओ सबसे पहले आप जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है और ये वाला बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बेचारे दो बॉन्ड कहां पे होते हैं, इन द प्लेन। तो कार्बन का 3D रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने हमने कर दिया है और ये मॉडल आप लोगों के सामने काफी हिट मॉडल है, जो डैश्ड बैंड है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सॉलिड बैंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस तरीके से आप लोगों के पास आपका 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल सामने होता है। अगर हम लोग बातें करते हैं आगे की तो बेटा हमारे पास देखो कई सारे मॉडल होते हैं, कई हम लोग बनाते हैं इनके मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल स्टिक मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल। तो फ्रेमवर्क मॉडल तो आपका इसी से ही बन जाएगा, जैसे कि ये वाला है, ये इस तरीके से फ्रेमवर्क में लगा दूंगा। ये देखो बीच में जो मेरी मुट्ठी है वो है कार्बन, बीच में, अरे यार मेरा फिस्ट जो है वो कार्बन का है, नलायकों, माय फिस्ट इज ऑफ कार्बन। नाउ द बॉन्ड व्हिच इज शोइंग इन दिस प्लेन एंड दिस प्लेन इज इनटू द प्लेन, इज इनटू द प्लेन। ये वाले बॉन्ड कहां है, इन द प्लेन। One bond, this is solid wedge, it is towards the observer meaning you, and one bond is away from the observer, वो आपके पास है। तो ये आ गया आपके पास फ्रेमवर्क मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल, तो उसमें क्या होता है, जो मैं आपको याद करो, मैंने आप लोगों को लॉलीपॉप वाली वो चीज दिखाई थी, तो उसमें एक बॉन्ड बन रहा था और एक गोल सा जो बनाई थी, तो वो एस और पी ऑर्बिटल में वो बनाएंगे, तो वो मतलब है तो इसी तरीके का। और एक होता है स्पेस फिलिंग मॉडल, ये तो हमारे पास बिल्कुल 3D मॉडल ही होते हैं। तो ये आपके पास स्पेस फिलिंग मॉडल वाले जो हैं, स्पेस फिलिंग मॉडल हमारे पास जो होते हैं साइज वगैरह के बारे में बताते हैं। ये सारी चीजें आप अपनी बीएससी या फिर एमएससी वगैरह करेंगे तो आपको वहां पर दिखा देते हैं, लेकिन अभी तो आप लोग जो है मेरे लोकल वालों से काम चलाइए, जो मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ या ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी 3D में देख सकते हैं, गूगल पे आप लोगों को मिल जाता है। वो प्लेन में है कि नहीं है? कौन से बेटे, ये दो प्लेन में है, ये वाला आपके बाहर आ रहा है, ये अभी बाहर जा रहा है, दो प्लेन के अंदर होते हैं, दो बाहर जाते हैं। ये वाला और ये वाला प्लेन में है, देखो सेम वाले प्लेन में है, एक आपकी तरफ आ रहा है और एक आपसे पीछे जा रहा है, ये ठीक है, समझ में आ गया। अब आप एच लगा के करना चाहो, कोई भी करना चाहो, उससे तुम्हारी मर्जी है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड ए साइक्लिक और ओपन चेन, ये मैं पूरी डेरिवेशन पूरी इसको स्टेटमेंट में आपको लिखवा चुका हूँ, इन सबके ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमने फर्स्ट डे करा था, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक साइक्लिक और एक ए साइक्लिक, जो एलिफेटिक हम लोगों ने पढ़े थे लंबे वाले। फिर साइक्लिक में हमारे पास दो टाइप के, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब सारे सेम, जैसे C6H6 सब में कार्बन ही कार्बन है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया है।
इसके अलावा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक में फिर बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, बेंजीनॉइड मतलब जैसे बेंजीन रिंग और हकल रूल फॉलो हो रहा हो। अभी हकल रूल क्या डिटेल में हम लोगों को करना है। और नॉन बेंजीनॉइड वाला जो है हमारे पास, उसमें क्या है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास हकल रूल को ओबे नहीं कर रहे हैं, तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में आएंगे। ठीक है, तो एसाइक्लिक और ओपन चेन, इन सब की हम लोग नॉर्मल नेमिंग के साथ सारा काम कर चुके हैं। आप लोगों को IUPAC में कॉमन नॉमेनक्लेचर इन सब की हम लोग आराम से कर चुके हैं। एक बार फिर भी देख लेते हैं। CH3 इथेन, आइसोब्यूटेन, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। साफ साफ याद आ रहा है। अगर जो बच्चा यहाँ पे पिछली क्लास में बैठा हुआ है उसको दिक्कत तो आएगी नहीं, क्योंकि IUPAC हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। और जो नए बच्चे हैं वो पिछले वीडियो देख लें भैया, बिना उसके समझ में आएगा नहीं कि सीधा क्या चल गया। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये आप लोगों के लिए नया हो गया। देखिए भैया, एक्चुअल में ये आप लोगों के पास एक ऑक्सीजन है और आप लोगों के पास 1 2 3 4 कार्बन है। 5 कार्बन नहीं है, 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की जो भी रिंग आएगी उसे हम लोग बोलेंगे फ्यूरान रिंग। कार्बन के साथ सिंगल ऑक्सीजन की जो रिंग आएगी वो फ्यूरान रिंग। ठीक है, सल्फर की अगर आएगी थायो रिंग, नाइट्रोजन की आएगी तो पायरोल रिंग। तो हम लोग आगे देखेंगे, पायरान रिंग होती है नाइट्रोजन की जब होती है, आगे देखते जाएंगे, टेंशन ले लो, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे कार्बन कितने थे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, तो हमारे पास क्या बन गया, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, टेट्रा समझ में आया क्यों है, और हाइड्रोफ्यूरान का O के साथ हमारे पास कंपाउंड बने हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी आएगा, फ्यूरान रिंग आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड मैंने आपको बता दिए हैं बेसिकली, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही। एरोमा मतलब होता है स्वीट स्मेलिंग, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आपके पास अच्छी सी खुशबू आती है, मीठी मीठी सी। एस्टर की आपने सुनी होगी, फ्रूटी स्मेल, 10th क्लास में अगर टीचर कराती हैं तो। बेटा फिनाइल तो आपके पास दूसरा ग्रुप हो गया ना, फिनॉल अल्कोहल उसमें डलता है। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे अभी वो कैसे आती है, तो वो अलग स्मेल होती है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। और बाकी फिनॉल में जो आप बोल रहे हो है तो एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें भी कंपाउंड देखेंगे, पर है तो एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन के ऊपर तो है ही ना, बेंजीन के ऊपर OH लगेगा तो वो भी स्वीट स्मेलिंग है, अच्छी लगती है फिनॉल की। किसी किसी को अच्छी लगती है, अब डिपेंड करता है, किसी किसी को भाई कुछ भी खुशबू अच्छी लग जाती है और किसी किसी को, अब डिपेंड करता है इंसान के टेस्ट के ऊपर, इसका स्मेल का टेस्ट कैसा है ना, इसमें तो भाई पर्सनल हो जाएगा ही। अच्छा, बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, बेंजीन, एनिलीन, नेप्थलीन, और 3 का मैंने बताया था एंथ्रासीन। राइट, ये भी हम लोग कर चुके हैं। नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड देखिए, ट्रोपोलिन। अभी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह भी मैं आपको बनवाऊंगा जब हम लोग आगे आएंगे। अब देखिए एक बार हेट्रोसाइक्लिक में देखिए, थायो कंपाउंड कौन सा बन गया आपके पास, जब सल्फर जुड़ा हुआ है। पायरिडीन कब बनेगा आपके पास, ये सारी चीजें हम लोगों ने बता दी हैं। और फ्यूरान हमारे पास किस में आ गया है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। होमोलोगस सीरीज, क्लास 10th की बात याद। फंक्शनल ग्रुप तो हम लोग सारे देख चुके हैं, 14-15 फंक्शनल ग्रुप देख चुके हैं। अब हमारे पास जो अगला आ रहा है वो आ रहा है होमोलोगस सीरीज। याद कीजिए, होमोलोगस सीरीज तो क्लास 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। एक ऐसा ग्रुप जिसका अगला मेंबर CH2 से डिफर कर रहा है, वो सीरीज आपके पास होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में हर एक मेंबर अपने भैया से CH2 से छोटा रहता है, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट से छोटा होता है। 14 एटॉमिक मास का मतलब कितना हो गया बेटा, 12 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, तो 14 U छोटा हो गया ना। एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास बोलते हैं ना उसको, U को। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपसे कहूंगा होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन बना दो जिसका फर्स्ट कंपाउंड ब्यूटेन है, तो आप कहना सर ब्यूटेन का मतलब C4H10। इससे आप अगला जाओगे तो C5H12, फिर C6H14। तो ये एल्केन में CnH2n+2 फॉर्मूला हुआ करता था। ब्यूटेन के बाद क्या आएगा, पेंटेन, फिर हेक्सेन। अगर आप इनमें डिफरेंस देखोगे तो किसका है, CH2 का देखो, C4 C5, एक कार्बन हो गया और 2 हाइड्रोजन, H10 और 12। यस, तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास जब सक्सेसिव मेंबर सिर्फ और सिर्फ CH2 से डिफरेंट दिखाते हैं, डिफरेंस होता है उनमें सिर्फ CH2 का, ऐसे सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ एल्केन के लिए ही नहीं, एल्कीन हो, एल्कोहल हो, कीटोन हो, सबके लिए अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ इथेनॉल, तो आपके पास आ जाएगा C2H5OH। राइट, अब मैं कहूँ C3 तो ये आ जाएगा C3H7OH, एक H हट जाता है और OH लग जाता है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो OH सेम है, C2 और C3 मतलब एक C और H5 और H7, 2 हाइड्रोजन। तो यानी कि अगर इसके आगे बनाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा C4H9OH,
तो अल्कोहल की ये सीरीज देखो, इससे और इसमें CH2 का डिफरेंस, इससे और इसमें CH2 का डिफरेंस। तो ऐसी सीरीज जिसमें आप लोगों के पास अंतर आएगा सिर्फ और सिर्फ किसका, CH2 का, ऐसी सीरीज को हम क्या नाम देंगे, होमोलोगस सीरीज। और आप लोगों को अब तरीका पता पड़ चुका है कि हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज किस तरीके से लिखनी है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मुझे लगता है कि मेरे को आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है यहाँ पर, प्लीज पिछली वीडियो देख ले। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पूरे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, जितनी तरीके की नेमिंग हो सकती है वो हमने कर ली हैं। बाकी जैसे जैसे और आगे आती जाएंगी 2-4 एक्स्ट्रा वो हम लोग कर लेंगे। इवन इसमें तो कंपाउंड कम दे रखे हैं, हमने इससे ज़्यादा ही कर रखे हैं, राइट। IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में आप लोगों को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ये सारी नेमिंग हम लोग कम से कम 10 क्लास से चलाते हुए आ रहे हैं। और बहुत हो गया, तुम भी बोर हो गए ना। हाँ, बाकी सब में बहुत आगे तक पहुंच गए, हम लोग सिर्फ नॉमेनक्लेचर कर रहे थे। तो अब यहाँ तो दोबारा से नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे ना, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स, सब कुछ नॉमेनक्लेचर। साइक्लिक कंपाउंड खत्म। 12.5.3 में कहता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की नॉमेनक्लेचर हमने वाली करी थी, अरे वाह, यहाँ तो सिर्फ 10-12 बता रखे हैं, हमने तो 20-20 की कर रखी थी, है ना। इसका मतलब हमारा ये पेज भी हो जाता है। और आगे बढ़ जाते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स। आइए, यहाँ पर ऐसा है कि मैंने कुछ तो कंपाउंड्स की कराई थी, लेकिन कुछ कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर रह गए थे। हालांकि ये भी आप लोग अगर आप पढ़ोगे तो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं आएगी, बट क्योंकि मैंने नहीं कराई थी, फिर आप कहोगे कि सर आपकी वीडियो देख के आए हैं और उसमें ये नहीं था, और आप मेरा अंटा दबा दोगे कि बेटा आ जानते पे गला। क्या सोचते हो कि सर देख लो हमने पकड़ा। इसलिए भैया इन सब कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मैं आप लोगों को 12.5.4 मेरी बुक में टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स, इसमें से कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो मैं आप लोगों को नहीं कराया था, उनको क्या सारे देख लेते हैं ये वाले। स्टार्ट करते हैं। बेंजीन के ऊपर CH3 को टोलुइन बता रखा है। ये तो बेंजीन के ऊपर अगर मैं CH3 लगा देता हूं तो ये ग्रुप कौन सा आ जाएगा बेटा, मेरे पास टोलुइन आ जाएगा। बेटा NCERT आप लोगों की बाइबल है, केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम बिना NCERT को क्लियर करे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो IIT JEE हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, आप क्लियर नहीं कर सकते, आप क्रैक नहीं कर सकते। पहले अपना नीट पक्का करिए, सॉरी NCERT पक्का करिए, और NCERT को पक्का करने के बाद आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक पे जाइए, जो भी आप लोगों को XYZ इंस्टीट्यूट या अदर मटेरियल से मिल रहा है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिस भी बुक से लगाने हैं लगा लो। रेफरेंस बुक आपको अगर चाहिए मेरे से सेंड पूछोगे तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी आपको पता है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट। तो बेटा कंपटीशन के लिए वो अलग कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो व्यूअर्स हैं, बच्चे ऐसा कह रहे हैं और आंसर ये बच्चे ही देंगे। तब तो देखते नहीं है, 2 वीडियो देखते हैं, पता नहीं कौन देख, वही मेरी माँ देखती होगी वीडियो मेरी, तुम तो देखते भी नहीं होगे। कहता है मम्मी वीडियो आ गई, मम्मी कहती है बेटा तू वीडियो डाल दिया कर, कम से कम ये तो पता रहता है कि आज तू है, बात तू करता नहीं है। मैंने कहा मम्मी ऐसा नहीं है, बात करता हूँ, बट थोड़ा सा समय की दिक्कत हुई, बट चल जा। हाँ मम्मी तो लाइक, मम्मी एक ही लाइक आता है मम्मी का होता है, वो तुम लोग कहाँ करते हो? नहीं भैया मैं रहने दे, चल देखता तो है नहीं, मैं दे देता हूँ। अच्छा अब देखिए ओ मिथाइल, मिथाइल का मतलब क्या है, OCH3। Me जहाँ पे भी रहेगा आपको बता चुका हूँ मैं। Me का मतलब मिथाइल, PR का मतलब प्रोपाइल से रहेगा, ET का मतलब इथाइल से रहेगा, राइट। ये सब ब्रांचिंग में लोग यूज कर सकते हैं। OCH3 जब बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिसोल। क्या कहते हैं बेटा इसे, एनिसोल। आपकी NCERT में ऐसी बेंजीन के ऊपर NH2 रहेगा तो एनिलीन या अमाइनो बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन क्यों बनेगा, देखो मिथ ऑक्सी, ROR ग्रुप। बेंजीन बेसिकली आप लोग R ग्रुप की तरह ट्रीट करिए तो ROR' मिथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। ये मिथॉक्सी हो गया ना, इथॉक्सी है ना, ईथर ग्रुप को अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो। नेक्स्ट NO2 नाइट्रोबेंजीन, Br2 ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट आप लोगों को देखिए 1 2 1 2 3 1 2 3 4, याद आ रहा है कुछ? मैंने इसको आपको ऑर्थो, पैरा और मेटा बताया था। एक बार ये तो मैंने सारा बता चुका हूँ आप लोगों को। किसी भी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अगर है तो ये वाला पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा, और ये वाली पोजीशन आपकी पैरा। तो इसको आप अगर IUPAC का नाम देंगे तो 1 2 3 देंगे, और अगर ऑर्थो मेटा पर देंगे OMP दे देंगे, राइट। तो ये आपके पास आ गया है।
अच्छा, अब आते हैं आप लोगों के पास अगले कंपाउंड पर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। ये बेंजीन के ऊपर इन लोगों ने थोड़ी सी छेड़खानी करी। यहाँ पर तो इन्होंने लगा दिया NO2, यहाँ पर इन्होंने लगा दिया NO2, और यहाँ पर आप लोगों का क्या मिल गया, इनको Cl मिल गया। ठीक है, अब बेटा Cl और NO2 में अगर आप लोगों को याद हो तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी थी, हेलोजेंस को, क्योंकि देखो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था, उसमें मैंने अमीन्स तक के तो आपके नॉर्मल ऑर्डर लिखवाए थे, फिर मैंने क्या किया सब्स्टिट्यूएंट वाले, उसमें हेलोजन और ईथर वगैरह ग्रुप थे, और उसके बाद सबसे लास्ट में नाइट्रो ग्रुप आ रहा था, उसका इपॉक्सी ग्रुप भी एक था, राइट। वेल अब अगर मैं नंबरिंग दूंगा तो नंबरिंग दूंगा इसे 1, अब मैं 2 3 इधर जाऊं या 2 इधर जाऊं, इधर, क्योंकि प्रायोरिटी अब इसे मिलेगी ना, क्या 2 3 4, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, नाम करते समय हम लोगों को क्या याद रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास क्या नाम आ जाएगा, 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इसने मना किया है कि आप लोग ऐसा ना करें कि इस कार्बन को 1 दे दें, NO2 को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, Cl को मिलेगी, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से ग्रुप आ रहा है, तो देखो NO2, अगला देखो रूल, देखो बहुत बढ़िया बढ़िया रूल आपको मिलते जाएंगे। अगला जो रूल है उसको आपको समझना है और गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है। इधर ही बनाया है ना इसने, ओ भैया जी ने इधर नहीं बना रखा। वैसे तो खैर हमारे को इससे दिक्कत होगी नहीं, बट फिर भी हम लोग इसी को लेके चलते हैं जो हमारी NCERT कह रही है। उसने कहा है ऐसा कंपाउंड अगर मैं आप लोगों को दे दूं तो आप क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा। आप मुझे बताइए CH3 ब्रांचिंग और Cl में से प्रेफरेंस किसको मिलेगी, CH3 को, क्योंकि Cl तो हमारे पास किस में आता है, नीचे आता है, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह को पहले नंबरिंग मिलती थी। तो नंबरिंग 1 2 3, इधर से 2 3 नहीं जाऊंगा, इधर जाऊंगा 2 3 4। नाम लिखते समय नाम कैसा लिखेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो नाम आपके सामने आ चुका है, 2 पे क्लोरो, 1 पे मिथाइल, 4 पे नाइट्रो, बाकी हमारे सामने बेंजीन है ही, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, समझ में तो आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। NCERT कर लो मुट्ठी में, टिप्स पे मतलब तुम लोग जो है ना बड़े अच्छे बातों को ध्यान में रखते हो, लेकिन गंदी बातों को ध्यान से निकालते नहीं हो, तो बेटा उन्हें भी निकाल दिया करो। सार्थक नहीं, दूसरे का नाम क्यों ले रहा है, तू भी बहुत तेज है। अच्छा मैं कुछ और दिखा रहा हूँ, मत दिखाइए, क्लास में क्या कर रहा है। अरे अच्छा, ये गलत बच्चा है, छोटी छोटी चीजें दिखा रहा है, छोटे यार ये पब्लिकली बता रहा है, देख लो कुछ मैं नहीं जानता क्या कहना चाह रहा है। ये छोटी चीज। अच्छा फोटो बोलना फिर। हाँ। अब ऐसे तो बच्चा है यहाँ पे गलत ले जाएंगे ना। अच्छा इधर देखिए, ये आपके सामने आ गया है OM। अच्छा अब देखो यहाँ पे, ये आपके सामने जो ग्रुप था बेटा, ये क्या ग्रुप है, मिथॉक्सी यानी कि एनिसोल ग्रुप है। और अभी हम लोग जो चीजें देखेंगे वो कैसे आएगा, अब इसकी जो नंबरिंग करेंगे वो हमारे पास किस तरफ से आएगा बताइए। OCH3 ग्रुप पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली नेमिंग, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया है, फंक्शनल ग्रुप आया है ना, तो O मिथाइल Cl से तो ऊपर ही था, तो नंबर 1 पे किस पे आ जाएगा, O मिथाइल पे ये आ गया ना ग्रुप, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3। समझ में आया क्यों, कि हमारे पास ये ग्रुप OCH3 आ गया, CH3 तो ये जीत जाता, लेकिन O ग्रुप भी आ गया तो प्रायोरिटी अब इसको मिल जाएगी, और दूसरे नंबर पे 10 जाएंगे नहीं। अब ये ग्रुप हमारे पास एनिसोल है, जिसको ऐसे रहने दो, इसको आप अल्फाबेटिकल लिख दो, 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, या 2 क्लोरो 4 मिथाइल 1 पे मिथॉक्सी बेंजीन, ऐसे लिख सकते हो, बट क्यों लिखना, एनिसोल लिख दो, बचे रहोगे, क्या टेंशन है। अगला कंपाउंड देखते हैं, OM से इस साइड नहीं जा रहे, क्योंकि बेटा क्लोरीन को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी ना फिर। बेटा तो यहाँ पे तो हमने प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर लिया ना, इसको दे दिया। अब उसके बाद देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये तो आप तब करते जब आपके पास क्लोरीन और CH3 में चॉइस होती, लेकिन अब आपके पास Cl और CH में चॉइस नहीं है। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देना ही पड़ेगा। ये आपने मेन चेन सिलेक्ट कर ली ना, अब आपको लोएस्ट सम लोकेंट रूल फॉलो करना है। तो अगर आप इधर से करोगे तो आपके पास लोएस्ट सम लोकेंट रूल कम पे आएगा, चेक कर लेना, राइट। ओके, सो आगे चलते हैं, अगला कंपाउंड ये कौन सा हो गया, 2 क्लोरो वाला हो गया, 4 मिथाइल एनिसोल। अगला कंपाउंड आप लोगों से कहता है कि मैंने टॉप पे लगा देना है NH2 को, किस पे लगा देना है, NH2 को,
सेकंड डैश पोजीशन पे मैंने लगा देना है CH3 को और 4 पे मैंने लगा देना है C2H5 को। तो बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास कोई दिक्कत वाली चीज तो आई नहीं चाहिए। NH2 फंक्शनल ग्रुप में आता है, नंबर 1 तो जाएगा इसको, नंबर 2 जाएगा इसको, देखो नंबर 3 जाएगा इसको, नंबर 4 जाएगा इसको। तो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद नाम कैसे करना है हम लोगों को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये क्या है, इथाइल और ये क्या है, मिथाइल। तो नाम क्या आ जाएगा, 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन, राइट। तो इस तरीके से आप लोग करते हैं। ऐसे ही अगला कंपाउंड देख लो, डाईमिथाइल फिनॉल। तो ये आप कर ही दोगे, है ना। तो डाईमिथाइल फिनॉल का हमारे पास ये सारी चीजें रह जाती हैं। तो आप प्रॉब्लम नंबर 12.10 देख लीजिए बस। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थो इथाइल एनिसोल। क्या बोला इसने, ऑर्थो इथाइल एनिसोल। एनिसोल का दिमाग में आते ही आप लोगों को पता पड़ गया OCH3 और ऑर्थो पे क्या बोला उसने, इथाइल। तो यहाँ पे लगा दीजिए C2H5, बन गया O ऑर्थो यानी कि ऑर्थो इथाइल एनिसोल। अगला क्या बोलता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा पे आप लोगों के पास नाइट्रो ग्रुप है और आपका एनिलीन ये हो गया ऑर्थो मेटा पैरा। पैरा पे क्या जोड़ दोगे, NO2। अगला देखिए भैया 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। वेरी गुड, यहाँ पे आपको कुछ चीज नहीं मिलेगी। 1 फिनाइल बेंजीन को जब मुझे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लिखना होता है तो मैं उसे लिखता हूँ फिनाइल। फिनाइल कितनी पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे है। और क्या दिया था, 2,3 ब्रोमो डाई ब्रोमो। तो देखो 1 पे फिनाइल यानी कि क्या बनाऊंगा मैं इस पे, बेंजीन। 1 2 3 4 5 6 ये बना देना, फिनाइल हो गया। 2,3 पे डाई ब्रोमो है, 1 1 भैया वो तो पहला है 2,3 पे, ये 1 है ना, इस पे तो हमने बेंजीन लगा दिया। 2 3 4 5, ठीक है। तो 2,3 मतलब 1 फिनाइल 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन, जो नाम बोला था आप लोगों के सामने, आपके समक्ष रख दिया गया है। समझ में आ गया है। अगला क्या कहता है आपसे, 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। क्या बोला है, 4 इथाइल 2 फ्लोरो, ठीक है। 2 पे फ्लोरो और नाइट्रो बेंजीन का नाम दिया है, यानी कंपाउंड में हमें NO2 इधर दिया है। 2 फ्लोरो मतलब ये ग्रुप 1 पे हो गया है, तो हमारे पास 2 फ्लोरो इधर रखना पड़ेगा। और क्या बोला है, 4 इथाइल है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 फ्लोरो, कहाँ है कुछ कंपाउंड, क्या है 4 इथाइल 1 फ्लोरो। अच्छा ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। अब हमारे पास 1 पे फ्लोरो है ना, तो आप ऐसा कर दीजिए, फ्लोरीन ही आ गया। नाइट्रो किस पे है, 2 पे, तो ये 1 हो गया, ये NO2 और फिर 3 और 4 पे इधर, तो ये चीज आ गया। हाँ फ्लोरीन, और इसमें से प्रेफरेंस फ्लोरीन को मिलती है। NO2 बाद में आया था, हेलोजन पहले आया था, है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखते हुए आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 12.10 तक आज हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने शुरुआत करी और कुछ ही मिनटों में, मतलब जितना भी टाइम रहा, इसमें काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगला टॉपिक आइसोमेरिज्म NCERT के हिसाब से तो बेटा कुल मिला के 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको अगली क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल में आइसोमेरिज्म करने वाले हैं, ठीक है। टॉटोमेरिज्म, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, शायद 2 क्लास लग जाएंगे आइसोमेरिज्म करने में, वो देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।